बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहाज़ेब अख्तर, एडिशनल डायरेक्टर फेडरल जुडिशल एकेडमी एंड मॉडल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, प्रोग्राम लीगल डिस्कशन विद सुहेल नासिर के साथ। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। और आज का टॉपिक गो के बजाय लगता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको एक सिटिंग में कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी इंट्रिकेसीज और इम्प्लीकेशंस इस स्टेटमेंट की हैं और इस कन्फेशनल बयान की हैं कि इट वुड टेक 2 to 3 सिटिंग्स। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू। और मैं इसका आज के इस सेशन की शुरुआत में पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि इस सेक्शन में जब लेके चलते हैं तो शुरू में जो उसकी वर्डिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो है कि एनी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस रिगार्ड। इसमें जो स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस रिगार्ड है, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है? जी जहां देखिए, जब एक मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट होता है जब भी, तो सीआरपीसी के तहत कुछ उसकी ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं और कुछ उसकी एडिशनल पावर्स होती हैं। एडिशनल मीन स्पेशल पावर्स होती हैं। ऑर्डिनरी पावर्स वो होती हैं कि जिस दिन आप मजिस्ट्रेट बने, आपने काम शुरू किया, आपको किसी से पूछने की या किसी हुक्म की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपकी जॉब का हिस्सा तस्वुर होंगी। वो लिस्ट पूरी प्रोवाइड की है, जो चैप्टर है अपना, जो शेड्यूल है सीआरपीसी के 536 से ऑनवर्ड, उसमें देखेंगे आप, उसमें आपकी ऑर्डिनरी शेड्यूल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की दी हुई है। तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसकी ऑर्डिनरी पावर में एक पावर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी भी शामिल है। वेयरएज जब आप जाते हैं मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की ऑर्डिनरी पावर्स में, तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की ऑर्डिनरी पावर्स में पावर अवेलेबल नहीं। तय क्या हुआ कि जब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर इस मैटर को एंटरटेन कर रहा है तो उस पर कोई कदगन नहीं है, किसी किस्म की उसको क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। दरखास्त आई पुलिस की जिसकी भी, उसने उसको देखा, एंटरटेन किया, उसको प्रोसीड करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को डील कर रहा होगा तो देयर मस्ट बी सम स्पेशल ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर, इसको आप कहने डेलीगेटेड पावर्स, जो उसके पास नहीं थी। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर थी तो स्पेशल ऑर्डर के तहत उसको पावर दी गई। तो जब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास आएगा वो सबसे पहले इस चीज को देखेगा, क्या मेरी पावर्स में कोई ऐसा स्पेशल ऑर्डर मौजूद बाय द हाई कोर्ट और बाय द सेशन जज, जो भी मुताल्लिका अथॉरिटीज है, वो अगर अवेलेबल है, देन इट विल बी डीम्ड टू बी हिज पावर। एक और आसान मिसाल आपको दे दूं कि हमारा एक समरी ट्रायल का प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब जो समरी ट्रायल है वो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है। आप समरी ट्रायल को अगर खुद पढ़े, सीआरपीसी में लिखा है कि ये पावर्स डेलीगेट की जाती हैं किसी भी मजिस्ट्रेट को टू ट्राई द पेटी ऑफेंसेस इन ए समरी मैनर। तो वहां भी आपके पास एक स्पेशल ऑर्डर आता है। अब तो हाई कोर्ट ने खैर सारों को समरी ट्रायल की पावर दे दी, जिस जमाने में सबके पास नहीं थी। तो आपके जिले में 1 या 2 मजिस्ट्रेट होते थे फर्स्ट क्लास जो समरी ट्रायल करते थे। तो कंक्लूड ये करूंगा, फर्स्ट क्लास से मुराद ये है कि ही कैन एंटरटेन एंड प्रोसीड विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। वेयर जब सेकंड क्लास का आएगा तो उसके पास एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्पेसिफिकली। अच्छा सर, एक डायलेमा है जिसको एवरीडे मैजिस्ट्रेट्स कन्फ्रंट करते हैं, कोर्ट्स में बैठे हुए हैं और उसके ऊपर बहुत से इश्यूज लेके चलते हैं। जबकि पुलिस एक पर्सन को लेके आती है, आई वुड से कि एक केस लेट्स से कराची में रजिस्टर हुआ, एफआईआर कराची में हो रही है और पुलिस उस अक्यूज को लेके पकड़ के किसी को लेके रावलपिंडी में एक लेके आती है और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि एम्पावर्ड है और कॉम्पिटेंट है इस सिस्टम में बयान रिकॉर्ड करने के, उनके पास पेश करती है एक एप्लीकेशन की सूरत में और कहती है कि इनका बयान रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तो उस पैराए में क्या वो मैजिस्ट्रेट साहब उनका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं? जी जजेब, ये तो मैं समझता हूँ इस नुक्ते पे हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। एक इलीगल प्रैक्टिस चल पड़ी है, कंप्लीटली इलीगल प्रैक्टिस। जिस तरह आपने खुद मिसाल दी, कराची की एफआईआर है, कराची की एफआईआर का गवाह पिंडी में आके मजिस्ट्रेट को कहता है मेरा 164 लिख लो। अब जो हमारे मजिस्ट्रेट साहबान है वो कहते हैं ये लफ्ज जो एनी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है सीआरपीसी के अंदर, इसका मतलब है कोई भी मजिस्ट्रेट थ्रू आउट पाकिस्तान अगर होगा वो इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करके प्रोसीड करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनी मजिस्ट्रेट और एवरी मजिस्ट्रेट में फर्क है। अगर एवरी मजिस्ट्रेट होता शायद हम प्रिज्यूम कर देते, या चले एनी मजिस्ट्रेट को हम प्रिज्यूम कर लेते। लेकिन समझने वाली बात यह है, हम जो लोग एक गलती बड़ी बुनियादी करते हैं, हम हर प्रोविजन को आइसोलेशन में पढ़ते हैं। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूस का प्रिंसिपल है जाजे, वो ये है कि आपने जब एक प्रोविजन की
इंटरप्रिटेशन करनी है तो आपको उससे रिलेटेड तमाम प्रोविजंस का पता होना चाहिए, ताकि आप विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन उसकी कर सकें। तो हमारे दोस्त चूंकि 164 के अंदर अगर वो कन्फाइन कर देते हैं, आगे नहीं जाते। आज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा इस बात को कि देखिए सेक्शन 12 और सेक्शन 17 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 क्या कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी मैजिस्ट्रेट्स, जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट होगी, और अपॉइंट करके उनके एरिया मुख्तसर करेगी। उन्हें मतलब एरिया समझ आती है कि उन्हें रावलपिंडी में काम करना है, मुल्तान में करना है, कराची में करना है। ये जो सूरत हाल बन गई। सेक्शन 17 क्या कहती है? फिर सेक्शन 17 ये कहती है कि तमाम मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट है टू दी सेशंस जज। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करके रावलपिंडी में पोस्ट कर दिया। सेक्शन 17 ने क्या कहा कि अब आप सेशन जज की सबऑर्डिनेशन में आ गए। अब आगे उसकी फर्दर इंपॉर्टेंट है कि वो मजिस्ट्रेट वही काम करेगा जो उसको सेशन जज बतौर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि रावलपिंडी में मजिस्ट्रेट पोस्ट हो गया, सेशन जज की सबऑर्डिनेशन में आ गया। सेशन जज कहता है मिस्टर ए, आपने थाना वारिस खान की आपकी सुपरविजन है, यू आर द मैजिस्ट्रेट फॉर द पुलिस स्टेशन वारिस खान। व्हाट डज इट मीन? कि अब आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सेटल हो गई कि आप मजिस्ट्रेट तो हैं, लेकिन आप मजिस्ट्रेट की पावर है, आपने सिर्फ आपने इन थाने की हदूद में जितने मामला आ रहे हैं उनको आपने डील करना है, उस सेट के आप डील नहीं कर सकते। तो जब आप इन दो प्रोविजंस को साथ मिला के पढ़ते हैं तो पता ही लगता है कि एनी मजिस्ट्रेट मीन्स द मैजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिसडिक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर द अकरेंस हैड टेकन प्लेस, वेयर द अकरेंस हैड टेकन प्लेस। अब इसमें ये मैं नहीं कह रहा बात, ये सेटल प्रिंसिपल है। 1983 में पहला केस हमें मिलता है, अगर व्यूअर्स नोट करना चाहें, 1983 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1893 में, जहां पे एक अकरेंस हुआ सरगोदा में, उसका गवाह जंग में आ गया और जंग के मजिस्ट्रेट साहब को दरखास्त दी, ये 164 का बयान लिखे। मामला हाईकोर्ट तक गया तो हाईकोर्ट ने कहा नो, व्हेन द मैटर परटेन्स टू सरगोदा देन द मैजिस्ट्रेट एट जंग हैज नो जुरिसडिक्शन, और उन्हें उस सेक्शन 12 और 17 को पकड़ा। फिर 2009 में हमें दूसरी मिसाल मिलती है, 2009 MLD 421 के थ्रू, जहां पे कराची की FIR है और भावलपुर में साहब तशरीफ ले, सेशन जज को दरखास्त दी, सेशन जज ने इसी पॉइंट पर खारिज कर दी, नो यू हैव टू गो टू कराची। अच्छा, वो मामला फिर हाईकोर्ट गया और अगेन हाईकोर्ट ने वही रूल दिया कि नहीं, ये जो सेक्शन 164 में वर्ड एनी मजिस्ट्रेट है, दिस इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 12 and 17, दैट मीन्स ही कैन एंटरटेन द मैटर only to the extent for which he has been assigned the jurisdiction। अब जहां इसमें देखें, ये खाली जबानी बात नहीं, अब आपसे प्रैक्टिकली आपसे मैं बात करता हूं और तमाम अपने मजिस्ट्रेट साहिबान से जो ये काम करते हैं कि आप देखिए कि 164 के अंदर जिसके हम पैरामीटर्स को आगे डिस्कस करेंगे, कराची की FIR है, पिंडी में आके वो कहता है जी कि मैं 164 का बयान देना चाहता हूं बतौर गवाह। पहला क्वेश्चन उसमें क्या होगा? 164 की बतौर गवाह बयान में रिक्वायरमेंट है कि आपने एक्यूज को देना राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्या आप कराची के मुल्जमान को यहां तलब करेंगे? विच विल बी बियॉन्ड योर जुरिसडिक्शन। नंबर 2, वो जो शख्स आ रहा है जो अपने आप को क्लेम कर रहा है मैं गवाह हूं, वो गवाह है भी कि नहीं है, उसके आइडेंटिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पुलिस को साइड किया कि नहीं किया? तो क्या आप रावलपिंडी में बैठ के कराची की पुलिस का रिकॉर्ड तलब कर लेंगे? नो। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये होता क्या है, आजकल बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस चल पड़ी है, खासतौर पे रन अवे मैरिज में बच्चियां घरों से चली जाती हैं, अपनी मर्जी से शादी कर लेती हैं, उसके बाद क्या होता है, वालिदैन पर्चा करवा देते हैं। आपने भी देखा होगा, अबडक्शन का पर्चा हो गया। अब वो खातून निकली हुई है कराची से, आ गई पिंडी में, अब उसको पिंडी की अदालत में पेश करके वो कहती है मैं स्टार विटनेस उस केस की, वो स्टार विटनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सिर्फ उस FIR को डिफीट करने के लिए यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को वो बयान लिखवा दिया जाता है। तो मैं इसको बार बार दोस्तों को कहूंगा कि प्लीज डोंट बी पार्ट ऑफ इलीगल प्रैक्टिस, ऑलवेज ट्राई टू बी बट हैज टू बी पार्ट ऑफ लॉफुल प्रैक्टिस, क्योंकि कल जब आप इस सिचुएशन में कहीं खड़े होते हैं और आप गलत काम कर जाते हैं तो बीइंग ए मैजिस्ट्रेट आप उस चीज को डिफेंड करने की पोजीशन में कभी भी नहीं रहते। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और बात पूछ लेते हैं कि लेट्स से कि एक थाने का केस है, एक जुरिसडिक्शन के अंदर बैठे हुए हैं, वो जज साहब लीव के ऊपर है और उनकी एब्सेंस में एक जज साहब को एक डिस्ट्रिक्ट सेकंड जज साहब ने एक ड्यूटी जज के तौर पे एक रोल असाइन किया हुआ है। तो पुलिस जब उस ड्यूटी जज के पास किसी इस तरह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने एक्यूज को या विटनेस को लेके जाती है
तो क्या वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या वो भी प्रॉपर नहीं है? देखिए, नॉर्मली ड्यूटी मजिस्ट्रेट को अवॉइड करना चाहिए। ये बड़ा डेलिकेटेड मैटर है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली बात ये कि वो जो ही वो बयान रिकॉर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट वो गवाह बन जाएगा। सही। दूसरी बात ये 164 के अंदर हो सकता है, जो बुनियादी चीज है कि आपको अपने माइंड को सेटिस्फाई करना है कि वॉलंटियर नेचर में है कि नहीं। हो सकता है आप उसको, अगर खातून है दारुल अमान भेज दें, मुल्ज़म है जेल वापस भेज दें फ्री एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट ज्यादा लंबी छुट्टी पे है तो मैं फिर भी एडवाइजर दोस्तों करूंगा, वो मेरी वर्किंग में वो एप्लीकेशन प्राइमरीली सेशन जज को जानी चाहिए और सेशन जज ड्यूटी जज को एड्रेस कर दे वो कि जी ठीक है। फिर ड्यूटी जज को एक अर्जेंट मैटर के तौर पर ट्रीट करे और आगे प्रोसीड करे। राइट सर। अच्छा सर, ये कुछ 2-3 फंडामेंटल्स थे जो कि मेरे ज़हन में क्रॉप अप किए और हमने इसको डिस्कशन किया। अभी आगे बढ़ते हुए सेक्शन 164 का रिकॉर्ड करने से पहले इसके सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स हैं, सर्टेन ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक मैजिस्ट्रेट ने मीट विद करनी है बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो प्रीरिक्विजिट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्या वो कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, या अगर उनमें किसी किस्म की इरेगुलरिटी हो जाए या उसमें कुछ वायलेशन हो जाए, ओमिशन हो जाए मैजिस्ट्रेट के पार्ट पे, तो कितना वो लीथल है उस बयान के लिए? देखिए, ये आपने क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूं, कितना लीथल है उस मैजिस्ट्रेट के लिए और कितना लीथल है उस केस के लिए, उसके पैरामीटर प्रीरिक्विजिट क्या है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इट विल टेक टाइम। लेकिन एक सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जहां भी जाता हूं अपने मजिस्ट्रेट साहिबान को रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं आप प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाते हैं। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस का मतलब क्या है कि कल को आपने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एविडेंस रिकॉर्ड करवानी है। अब जब आप एविडेंस रिकॉर्ड करवानी है तो कोर्ट के अंदर आप विटनेस हैं, आप कोई इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते सिवाय ऑनर रिस्पेक्ट के। अगर आपने जो प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है, जो पूरे एक मैकेनिज्म दिया है, उसको कंप्रोमाइज कर लिया, तो डिफेंस काउंसिल क्या करेगा? सबसे पहले आपकी उस इनकॉम्पिटेंस को और आपकी इनएफिशिएंसी को एक्सपोज करेगा और आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। कानून में कुछ और लिखा है, आपने कुछ और किया। तो इसलिए जब आप ये काम करते हो, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एज ए जज, मैं कई दफे बात करता हूं कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल के डॉक्टर पे, तो आपको प्रिजम्पशन होती है इस दिल के डॉक्टर को सारे प्रोसेस का पता है, ट्रीटमेंट का पता है। अगर वो नहीं पता, फौरन उसको पकड़ लेते हैं, ये तो गलत डॉक्टर पे चला गया। यही मजिस्ट्रेट की है जिम्मेदारी। मजिस्ट्रेट को क्यों रखा गया इस काम के लिए? एक तो इंडिपेंडेंट पर्सन है, दूसरा वो जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ वो फुलफिल करेगा, और तीसरा it will be presumed that he knew the procedure and guidelines provided by the high courts and the rules. अच्छा, अब उसने गलती कर दी, अब एक्सपोज भी हो गया। हो सकता है जब वो एक्सपोज हुआ और ट्रायल कोर्ट जजमेंट दे रही है तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाए तो उसको संभालना मुश्किल हो। अच्छा चलें, 1 मिनट के लिए इस बात को हम छोड़ देते हैं। वो पर्सनल डैमेज है ना, केस को डैमेज क्या हुआ? आपने एक मर्डर केस में एविडेंस कन्फेशन लिखा है और वही सारी कंक्लूसिव एविडेंस है, लेकिन आपने कन्फेशन लिखते हुए आपने वॉलंटियरनेस इंश्योर नहीं की, आपने उसको गारंटी नहीं की चीजों की जो लॉ में लिखी हुई है। मेहनत बड़ी की आपने, लिखा भी बड़े खूबसूरती से, सारी बाकी कर ली, तो सिर्फ उन प्रोसीजर्स की वायलेशन पे जो क्यूरेबल नहीं है बंदा बरी हो गया। तो आपकी जात के हद तक नुकसान, शायद बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन एक कत्ल का मुलजिम जिसने आपके सामने एक बाले जुर्म किया था, जिसका 164 को प्रिजम्पशन अटैच हो चुकी थी, आपकी गलतफहमी से वो जो लॉस हुआ है वो कितना खौफनाक है। तो आई मस्ट से टू माई मैजिस्ट्रेट्स, मेल और फीमेल, कि प्लीज प्लीज जब भी आप 164 की इसमें एंटर हों, एक दफा पढ़ लीजिए। मुख्तसर सी हिदायत हैं, गौर से देखनी है, समझनी है, अप्लाई कर देनी है। ना आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, ना कल को केस डैमेज होगा। Sir, thank you very much for your valuable time. Viewers, we are really building on a very heated and important discussion in the next episode. आज की डिस्कशन इट वाज अ रियली स्टेपिंग स्टोन। हमने डिस्कस किया कि 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है, एंड देन इफ अक्यूज्ड किसी और जुरिस्डिक्शन का हो, उसमें इलाका मजिस्ट्रेट वो ना हो, किसी और जगह पे जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की कोशिश की जाए तो उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एंड देन we are talking about, so Nasir Sahab has highlighted very beautifully कि अगर वो जो प्रीरिक्विजिट्स हैं सेक्शन 164 के उनको मीट विद ना किया जाए तो उस स्टेटमेंट का इफेक्ट कितना लीथल हो सकता है उस केस के लिए। आई होप कि आपका आज का सेशन भी आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अपने व्यूज से और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।